अपोलो 11 मून के सरफेस पे लैंड करता है। ये झंडा चांद पर लहरा क्यों रहा है? बज ऑल्ड्रिन का फोटो कौन खींच रहा था? अपोलो 11 की लैंडिंग हुआ ही नहीं था, बल्कि एक सेट पे किया गया शूटिंग था। The astronauts never ever landed on the moon. 20 जुलाई 1969 रात के 8:17 अपोलो 11 मून के सरफेस पे लैंड करता है। लेकिन इसके 10 साल पहले 12 सितंबर 1959 को सोवियत ऑलरेडी लूना 2 के साथ चांद पर पहुंच चुका था। यहाँ तक 1966 में लूना 9 को चांद पर फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाया भी था। हालांकि सोवियत को ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में 12 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। तो आप इस बात को चंद्रयान 2 से रिलेट कर सकते हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब 1966 में सोवियत मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था, तब उस समय तक अमेरिका चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग तो दूर हार्ड लैंडिंग भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो यूएसए न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग बल्कि इंसानों को चांद पे भेज के सोवियत को स्पेस रेस में बुरी तरह से हरा दिया था। अब जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं, तब हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन की वीडियो आता है। लेकिन अब इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा होगा कि 1969 में अपोलो 11 की लैंडिंग हुआ ही नहीं था, बल्कि एक सेट पे किया गया शूटिंग था, जो कि सोवियत के साथ साथ दुनिया को चकमा देने के लिए बनाया गया था। 2001 में किया गया एक सर्वे के अनुसार 20% अमेरिकन, 25% ब्रिटिशर्स और 28% रशियंस ये मानते हैं कि चांद पर अपोलो 11 की लैंडिंग पूरी तरह से फेक था। यहाँ तक फॉक्स टेलीविजन ने एक डॉक्यूमेंट्री बना के ये बात साबित करने की भी कोशिश की। जब 1947 में यूएसए और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तब उस टाइम के बदलती हुई टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर को इस हद तक पहुंचा दिया कि इसका फैसला स्पेस वॉर में बदल चुका था। 1959 में स्पेस रेस के शुरुआती दौर में सोवियत धरती का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 और उसके बाद स्पुतनिक 2 में धरती के पहले एनिमल लाइका को स्पेस में भेज चुका था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 12 अप्रैल 1961 को दुनिया के पहले इंसान यूरी गैगरिन को स्पेस में भेज के सोवियत ने यूएसए को इस रेस में पीछे धकेल दिया। इसके बाद भी सोवियत रुका नहीं और एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट को चांद पे भेजना शुरू किया। अमेरिका को इसके जवाब में कुछ ऐसा करके दिखाना था जो किसी ने सोचा भी ना हो। इसके चलते अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 1961 में दुनिया के सामने ये दावा कर बैठे कि अमेरिका साल 1970 के पहले चांद पे पहले इंसान को भेजने वाला है। और साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहे थे कि जिस इंसान को चांद पे सेंड किया जाएगा, उसे नासा सेफली वापस भी ले आएगा। अब ये सुन के सब हैरान हो गए, क्योंकि ये उस दौर की बात हो रही है जब दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के आने में भी अभी 10 साल बाकी था। तब की टेक्नोलॉजी आज जैसा एडवांस नहीं, बल्कि कैलकुलेटर के चिप बनाने जितना ही था। और इस टेक्नोलॉजी के दम पर हम कैसे चांद पर इंसानों को भेजेंगे, वो काफी शॉकिंग था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस बात को लेकर कितना सीरियस था, वो आप इस फोटो को देखकर समझ जाएंगे कि कैसे यूएस गवर्नमेंट नासा के बजट को उस दौरान बढ़ा दिया था। यूएस चाहता था हर हाल में सोवियत को स्पेस रेस में हराना। और आखिरकार 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 लॉन्च का वो दिन आया जिसका इंतजार सब बेसब्री से कर रहे थे। और लॉन्च के 3 दिन बाद ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और 20 जुलाई रात के 8:17 पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पे अपना पहला कदम रखता है, जिसको दुनिया के लगभग 65 करोड़ लोग लाइव टीवी पर देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पे एक अमेरिकन झंडे के साथ साथ एक प्लेट भी छोड़ आए थे, जिस पर लिखा था हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। इसी के साथ साथ छोड़ाते एक ऐसे कंट्रोवर्सी को जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। अब कुछ लोगों का कहना था अगर अपोलो प्रोग्राम उस जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तो आखिर क्यों उसको बंद कर दिया गया? और आज 50 साल गुजर जाने के बावजूद भी नासा फिर से चांद पर वापस क्यों नहीं जा रहा है? इस बारे में यूएस गवर्नमेंट का कहना था अपोलो मिशन के दौरान 12 इंसानों को चांद पर भेजने के साथ साथ यूएसए ने सोवियत को ऐसा झटका दिया कि वो स्पेस रेस में हमेशा के लिए बाहर हो गए, जिसके कारण अब इतना बजट खर्च करके स्पेस मिशन करने का कोई मतलब नहीं था। अपोलो मिशन के दौरान 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, जिसका टोटल कॉस्ट तब पड़ा था $24 बिलियन। और अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसे कंपेयर किया जाए, तो आज की तारीख में 100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि 2023 में यूएस गवर्नमेंट ने नासा को सिर्फ $27 बिलियन दिया था।
लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साल 1970 से पहले चांद पे पहुँचने का जो वादा किया था, ठीक उससे पहले ही साल 1969 में अमेरिका चांद तक पहुँच गया। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए अमेरिका ने ये एक फेक मून लैंडिंग का ऑपरेशन प्लान किया, क्योंकि उनका एक्चुअल मून लैंडिंग का मिशन शायद फेल हो गया हो और उन्होंने बैकअप के तौर पर ये फेक मिशन प्लान किया होगा दुनिया को दिखाने के लिए। ये दरअसल बस एक एग्जाम्पल है। अब ऐसे और भी बहुत सारे थ्योरीज है जो बनाई जाती है इस मून लैंडिंग के इंसिडेंट को लेकर। जैसे कि उनका कहना है चांद पर तो कोई हवा ही नहीं है, फिर भी ये झंडा चांद पर लहरा क्यों रहा है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर लेकर आए थे वो स्पेशली डिजाइन किया हुआ था। आमतौर पर किसी भी झंडे में एक लंबी रॉड वर्टिकली डाला जाता है, लेकिन इस वाले झंडे के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी जोड़ दिया गया था, जिससे कि झंडा हमेशा फैला रहे। क्योंकि नासा को ये पहले से ही पता था कि मून पर हवा न होने के कारण झंडा लहराएगा नहीं, इसीलिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड को ऊपर में ऐड कर दिया गया ताकि झंडा फ्लैट लगे। अब इस मिशन के दौरान हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिस वजह से इसको देखकर लग रहा था कि फ्लैग्स में वेव्स आ चुका है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये झंडा लहरा रहा है। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। सिर्फ उन वीडियोस में आपको झंडा लहराता हुआ दिखेगा जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स इसको पकड़ रहे थे और इसको छोड़ने के बाद ये फिर से एब्सोल्यूट स्टिल बन जाता है। एक और सवाल उठाई जाती है कि जो फोटोज नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने ली थी, उन फोटोज में कोई सितारा क्यों नहीं दिख रहा है। इसका जवाब भी काफी सिंपल है। असल में मून लैंडिंग दिन के समय में हुआ था। इस टाइम में जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ रहा था और एस्ट्रोनॉट्स के व्हाइट कलर के स्पेस सूट भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उस जमाने के कैमरास इतने रिफ्लेक्शन की वजह से वो आसमान में स्टार के फोटोज खींच नहीं पाया। अगर आप आज भी अपने फोन्स की फ्लैशलाइट जलाकर रात के आसमान के फोटोज खींचोगे, तब भी रिफ्लेक्शन की वजह से स्टार्स दिखाई नहीं देगा। कुछ लोगों का कहना है तो फिर इन फोटोज का क्या जो नील आर्मस्ट्रांग ने ली थी। इसमें आप एल्ड्रिन के हेलमेट के वाइजर पर नील आर्मस्ट्रांग के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। इस फोटो को देखकर ये लग रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग अपने हाथ में कोई भी कैमरास नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मानो अपने स्पेस सूट से कैमरा को पकड़कर हाथों को चिपकाए हुए हैं। तो फिर बज ऑल्ड्रिन का फोटो कौन खींच रहा था? ये बात बिल्कुल सही है कि नील आर्मस्ट्रांग ने कैमरा नहीं पकड़ा था, बल्कि कैमरा उनके सूट में ही माउंटेड था और वो वही से ही कंट्रोल कर रहे थे। और फिर वो वाली फोटोज किसने ली जब नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल से नीचे उतर रहे थे? तो इसका जवाब भी सिंपल है। वहाँ लूनर मॉड्यूल में मल्टीपल कैमरास मौजूद थे। एक और थ्योरी यहाँ पर उठाई जाती है शैडोज को लेकर। सूरज चांद का एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके ऊपर शैडोज होने के बावजूद भी वो दिख रहे हैं। अगर सूरज चांद पर लाइट का एकमात्र सोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिख रहा है? क्योंकि इसको तो शैडोज के नीचे बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए था। तो क्या नासा ने यहाँ पर कुछ स्टूडियो लाइट्स को लगा रखा था जिससे कि सारी इमेजेस क्लियर आ सके? अब एक्चुअल में वहाँ पर सूरज की लाइट ही एकमात्र लाइट ऑफ सोर्स नहीं था। चांद का सरफेस भी एक तरह का सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि चांद के सरफेस पे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके साइड एंगल से जब वो लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ रहा था, तब वो शैडोज में भी विजिबल हो रहा था। 2008 में द जैक्सा द्वारा भेजे गए सेलेनी लूनर प्रोब कुछ ऐसे फोटोज को धरती पर सेंड किया जहां पे इंसान के फुटप्रिंट्स साफ दिख रहा है, जो अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट्स के थे। इसके अलावा चंद्रयान 1 ने भी अपोलो 15 के साइड से कुछ ऐसे ही तस्वीर खींचकर भेजा था। यहाँ तक चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल ईगल जहाँ पर उतरा था उसके फोटोज अप्रैल 2021 में भेजे थे। और अगर ये अमेरिका की तरफ से एक फर्जी अटेम्प्ट होता तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए सोवियत तो इसे कभी नहीं मानता। लेकिन द ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया जो 1970 और 79 के बीच पब्लिश हुई थी, उसके तीसरे एडिशन में कई बार इस मून लैंडिंग को एक एक्चुअल चीज बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि अपोलो 11 लैंडिंग थर्ड हिस्टोरिकल इवेंट था स्पेस एज का। सबसे पहले स्पुतनिक की लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गैगरिन की फ्लाइट और तीसरा मून लैंडिंग। तो सोवियत ने एक्चुअल में इस चीज को मान लिया था। लेकिन दिसंबर 2017 में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फंडिंग बढ़ाएंगे जिससे चांद पर वापस लोगों को सेंड किया जा सके 2024 तक। इसके लिए नासा ने दोबारा अपोलो मिशन के बाद आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मून लैंडिंग फेक था या रियल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।